मंच पर उपस्थित श्री जितेंद्र भार्गव जी, हमारे मित्र विशंबर चौधरी जी, श्री जित अन्नड़े जी, श्री प्रशांत सरखोट जी, श्री राजू डोंगरे जी, जय श्री तय खड़ेलकर, श्रीकांत आचार्य, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें निमंत्रित किया, अंजलि दमानिया और इस वीआईटी के सभी मेंबर्स, बहनों और भाइयों। कुछ दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था और मैं और आमिर खान हम दोनों साथ में थे। तो आमिर खान को किसी ने सवाल पूछा कि आमिर जी, आपने तो इतने सारे रोल किए पर आपने नेता का रोल नहीं किया। तो मैंने कहा जवाब ये नहीं दे सकते, जवाब मैं देता हूँ। और मैंने माइक लेकर ये कहा कि ये तो हीरो का काम करते हैं, पिक्चर में नेता तो विलन होता है। तो एक ऐसी फ्रेटर्निटी जिससे अपेक्षाएं भी है, जिसकी आलोचना भी सबसे ज्यादा होती है, और ये विश्वास भी है कि अगर ये फ्रेटर्निटी ठीक से काम करे तो देश बदल सकता है। ऐसी फ्रेटर्निटी को मैं आज बिलोंग करता हूं और यहां उसी हैसियत में मैं निमंत्रित भी हूं। मैं मूल रूप से ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार, करप्शन, ये एक प्रकार से हमारे समाज की मानसिकता बन गई है। हेगड़े जी ने जो बात कही अबाउट वैल्यूज, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने मूल्यों को छोड़ दिया है और समाज के सारे क्षेत्रों में मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ है, आज उसकी एकत्रित अभिव्यक्ति ये भ्रष्टाचार के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। एक कहानी मैंने सुनी थी। व्यक्ति जब भ्रष्टाचार की मानसिकता में चला जाता है तो क्या परिस्थिति होती है। तो एक राजा के पास सारे लोग गए तो कहने लगे, आपके जो साले साहब है उनको आपने बड़ी जिम्मेदारी देकर रखी है और वो बड़े भ्रष्ट है, बहुत लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों से पैसा उगाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ इलाज कीजिए। राजा अच्छा आदमी था, अपने प्रजा का ठीक से प्रतिपालन करता था। तो राजा ने अपने साले साहब को बुलाया। साले साहब तो बड़े होते हैं, बीवी के भाई है, सीधे जेल में तो नहीं डाल सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको मुझे देना है और मेरा विश्वास है कि आप भी वो कर सकते हो। अपने पर ये जो पूरा समुद्र है, इसका जो किनारा है, इस किनारे को मुझे सेफगार्ड करना है, तो इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक डेटा मुझे चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए कि समुद्र के किनारे पर बैठकर जितनी लहरें आती है उन लहरों को गिनिए, छोटी लहर कितनी, बड़ी लहर कितनी, और इसका डेटा तैयार कीजिए और 2 महीने बाद वो डेटा लेकर मेरे पास आइए। 15 दिन हुए और 16वें दिन सब लोग राजा के पास पहुंच गए। कहने लगे, आपके साले साहब ने तो तंग कर दिया, हम बहुत परेशान है। बोले, आप क्या परेशान है? हमने तो उसको ऐसा काम दिया, लहरें गिनने का काम है, इसमें क्या परेशानी है? बोले, साहब वो ऐसा करते हैं कि जैसे ही हम नाव लेकर आते उधर को लहरें गिनने को बोला, आप आगे नहीं आ सकते, सरकारी काम में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, और जब तक हम पैसे नहीं लेते हमारे नाव आगे नहीं आने देते। तो जो एक मानसिकता होती है
वो मानसिकता लहरें गिनने में भी पैसा कमाती है। और दूसरी मानसिकता क्या है? वो समाज की मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है? तो लोग कहते हैं जो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ईमानदार है, हमारा काम करने के लिए पैसे लिए, काम नहीं कर पाया तो वापिस कर दिए, बहुत ईमानदार है। ये दोनों मानसिकता जो है ये समाज के भीतर आज हमको दिखाई पड़ती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम वॉइस ऑफ टैक्स पेयर्स के माध्यम से एक लड़ाई जो तैयार कर रहे हैं, जो छेड़ रहे हैं कि जो हमारा पैसा हमारे जेब से हम लोग सरकार को देते हैं, उस हर पाई का हिसाब हमको मिलना चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल संघर्ष से नहीं होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम व्यवस्थाओं को बदले, हम सिस्टमिक चेंजेस लाए। जब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी, और मुझे जब मैंने अंजलि जी ने मुझे एक पत्र लिखा था तो उस पत्र को मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस पत्र में उन्होंने ये कहा था कि इस संगठन की शुरुआत हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि हमको केवल संघर्ष नहीं करना, वी वांट टू कोऑपरेट, वी वांट टू कोलैबोरेट। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जहां भ्रष्टाचार के लिए मानसिकता जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर अगर उसको समाप्त करना है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग करने की भी आवश्यकता है। आज मैं जब अधिकारियों को देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता है कि बड़े अच्छे अधिकारी हैं, प्रामाणिकता से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनमें दो चीजें मुझे दिखाई पड़ती है। प्रामाणिकता से काम करना है तो उनको डर है कि आज तो प्रामाणिकता से काम करूंगा और 2, 3, 4, 5 साल बाद कोई ना कोई उसको निकालेगा और कहेगा नहीं जी इसमें तो नियम गलत हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत तरीके से आपने किया है, आपका तो कोई उसमें इंटरेस्ट ही था। तो मुझे उस समय उसको फेस करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने ये माध्यम स्वीकार लिया है कि इससे अच्छा तो यह है कि काम ही न करें, शांति से बैठ जाए, निर्णय न करें। दूसरी मानसिकता एक दिखाई पड़ती है कि कुछ लोग बड़े एफिशिएंट हैं, काम बोलो तो करके आते हैं, कैसा करते हैं पता नहीं, और जिस प्रकार से करते हैं उसके डिटेल में चले जाए तो आपको मुझे काम मिलेगा, वॉइस ऑफ टैक्स पेयर को दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसके बीच का रास्ता क्या है? अगर हम ये चाहते हैं कि इन पद्धतियों को हम बदले, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टमिक चेंजेस है इनको हम करें। एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम निश्चित करें और साथ ही में ये इंश्योर करें कि उस प्रक्रिया से कार्य करने वाले व्यक्ति को हम रिफेंस कर पाए, क्योंकि दो प्रकार से व्यक्ति गलतियां कर सकता है। एक इस भावना से कि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, मुझे इसमें से अपना हिस्सा चाहिए, जो सीधा भ्रष्टाचार है। और दूसरा ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जजमेंट गलत हो जाए, निर्णय लेते समय उसका इंटेंशन गलत न हो, लेकिन कई बार काम करते समय इस प्रकार की चीजें आपके सामने आती है कि एक्स है या वाई है, और ऐसे समय सिस्टम हम अगर ऐसी तैयार करें कि एक्स और वाई का निर्णय वो निरपेक्षता के साथ ले, तो फिर उसके निर्णय को हम रिफेंस कर पाए, अगर गलतियां हो तो गलती को सुधार पाए। तो मुझे लगता है कि ये चीजें करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसमें कभी कभी मुझे लगता है कि जो सीएजी का रोल है पोस्टमार्टम का, ये थोड़ा बदलना चाहिए। एक व्यवस्था ऐसी खड़ी होनी चाहिए कि जो कॉन्करेंट ऑडिट करे,
2G में पैसा चला गया और कोल में पैसा चला गया, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सीएजी ने बहुत अच्छा काम किया। किंतु एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के इतने प्रकरण खुले, लेकिन ये सारे प्रकरण खुलने के बाद कुछ लोगों को सजा हुई, कई लोगों को तो नहीं हुई, लेकिन सरकार की तिजोरी से गया हुआ एक भी पैसा तिजोरी में वापस आया क्या? नहीं आया, कभी भी वापस नहीं आया। और मुझे लगता है कि चैलेंज यही है कि हम लोग केवल पोस्टमार्टम करते रहेंगे। अभी आपने सीएजी की बात की विशंभर जी, देखिए हमारी पद्धति क्या है? तो पद्धति यह है कि सीएजी ऑडिट करता है, उस ऑडिट में ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको पहले ऑडिट ऑब्जेक्शंस को जो अधिकारी है वो अधिकारी उसके ऊपर जवाब देते हैं, और ये सारा ऑडिट जो सीएजी का रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये ऑडिट पैराग्राफ्स के ऊपर फिर अधिकारियों को बुलाकर पूछती है कि भाई आपने ये क्यों किया, ये किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद उनका जो रिपोर्ट होता है दैट इज एक्शन टेकन रिपोर्ट। लेकिन होता यह है कि 2016 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2012 के रिपोर्ट के ऊपर अकाउंट्स को टैली करते हुए सवाल जवाब करती है। तो फायदा क्या है? ये जरूर है कि जिसने गलती की वो पकड़ा जाएगा, लेकिन देश का जो पैसा चला गया वो वापस नहीं आ सकता, वो तो चला गया, वो तो जो लेना है वो ले गया। फिर आप 10 साल 15 साल हमारी सारी सिस्टम में उसको जिस प्रकार से भी नेल कर पाए करिए। उसको भी पता है कि भाई हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है तो वापस हाई कोर्ट है, और हमारे कानून में तो लोग कोई ना कोई लूपहोल निकाल लेते हैं और उसके भरोसे जिंदगी काट लेते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विधायक है, पुरानी विधायक है, ये जो अंजलि जी ने बात कही जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपको याद होगा 2000 में वगैरह वो सारे घपले हुए, उन घपलों में वो जेल में चले गए और जेल से फिर वापस निकले। अब परिचय था तो सामने मिल गए तो क्या करें? तो हमने उसको पूछा कि भाई देखो यार बड़ा बुरा हुआ, आपको तो जेल में रहना पड़ा। बोले गलती हुई। मैंने बोला चलो इसको जेल में रहने से गलती का एहसास तो हुआ। बोला गलती तो होगी। नहीं, उसने कहा यार गलती ये हो गई कि थोड़े से पैसे के लिए जेल चला गया, 100 करोड़ का घपला करता तो 2-4-10 एमएलए खरीद के मुख्यमंत्री बन जाता। क्योंकि उसने कहा कि घपला 100 रुपए का करूं, 1000 रुपए का करूं या 100 करोड़ का करूं, 3 महीने 6 महीने जेल में रहना है, फिर बेल पे बाहर आना है, उसके बाद 20-25 साल तक मेरी केस का कुछ होने वाला नहीं है। उतने समय में तो मेरी जिंदगी कट जाती है। तो मुझे लगता है कि यह सिस्टम जो है इसको जब तक हम नहीं बदलेंगे, और इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें महत्व का क्या है कि इसमें महत्व का यह है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आज जितना निर्णय मैं लेता हूं, हमने ई टेंडरिंग का निर्णय लिया, देखिए समाज की व्यवस्था आज कैसी है, वो व्यवस्था वो लहरें गिनने वालों जैसी है। मैंने कहा कि 3 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग निकलेगा, उसमें कोई दूसरे तरीके से आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाओगे। तो लोग इतने होशियार है, उन्होंने 2,99,000 के सारे एस्टिमेट तैयार किए, उसमें काम कर डाले। तो जहां एक और इस मानसिकता से हमको झगड़ना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग, आज अधिकारियों के साथ भी जो अच्छा काम करना चाहते उनकी जब तक हम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, आज हम जिस समय टेंडर बुलाते हैं उस समय देखिए अधिकारी तो वो प्रामाणिक भी है, समझ लीजिए वो प्रामाणिक अधिकारी तो एक है, और जो कंपनियां टेंडर भर रही है उनके पास गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स है, और उनकी लड़ाई ऐसी है एक दूसरे के साथ कि जिसके चलते
चाहे जितना पैसा खर्च करते हैं। और शुरुआत तो वहां से होती है कि वो टेंडर की जो प्री क्वालिफिकेशन है उसमें एक दूसरे को कैसे समाप्त कर दे, इसके लिए पहले प्रयास किया जाता है। तो ये बेचारा जो अधिकारी होता है, इसकी कैपेसिटी, ये तो समझ लीजिए इंजीनियर है या समझ लीजिए ये आईएएस अधिकारी है, पर ये कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, ये कोई 10 प्रकार की एक्सपर्टीज इसके पास नहीं है कि जिसको वो ठीक से समझ पाए। तो वो तो एक कहता है आजकल सीबीसी के नाम देखता है और सीबी के नाम में बैठता है तो कर देता है। लेकिन ये जो सारे लोग हैं, ये तो सीबीसी के भी मतलब शब्द ठीक में प्रभाव है, उसको कैसे फ्रस्ट्रेट करना, ये बिल्कुल सारी चीजें उनके पास होती है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है, ये बहुत छोटी लड़ाई नहीं लड़ सकते हम लोग। छोटे छोटे मामलों में, करप्शन के मामलों में हमने लड़ना तो चाहिए, पर अगर हमको इसको बदलना है तो इस सिस्टम में कहां गलतियां है, उन गलतियों को हम कैसे ठीक कर पाए। आज मैं बिल्कुल आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर भी कहता हूं, शायद हमारे मीडिया के फ्रेंड्स उसको बहुत ज्यादा चलाएंगे, लेकिन बावजूद उसके कहता हूं कुछ चीजें दिल से कह देनी चाहिए। देखिए, मैं आज जब ये प्रयास करता हूं लगातार कि जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है, उस प्रोक्योरमेंट को हम ठीक कर पाए, कुल मिलाकर वही लोग नहीं बदले, वही लोग सिस्टम में घुसते हैं, वही लोग सिस्टम के अंदर टेंडर लेते हैं, वही लोग सप्लाई करते हैं, और करते क्या है साहब, करते कि नहीं करते किसको पता है। और ये अभी भी मैं ऐसा कहता हूं कि 30, 35, 40% मैं ब्रेक कर पाया, और अभी भी मैं ये नहीं मानता कि इसको 50% से ज्यादा हम ब्रेक कर पाए। और इसके लिए आपके पास दूसरा जरिया भी नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप प्री टेंडर कर सकते हो, प्री क्वालिफिकेशन कर सकते हो, पर इन सारी चीजों को किस प्रकार से फ्रस्ट्रेट किया जाए, इसकी मानसिकता लिए हुए लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि अगर किसी आइडिया को बीट करना है तो उससे बड़ी आइडिया करनी चाहिए, तभी हम उसको बीट कर सकते हैं। और ये बड़ी आइडिया क्या है, तो हम जब तक सिस्टमिक चेंजेस नहीं करेंगे, अब जिसका उल्लेख यहां पर हुआ लोकायुक्त, वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि हमने आने के बाद लोकायुक्त को अपॉइंट तो कर दिया है, महाराष्ट्र में लोकायुक्त है, उप लोकायुक्त भी है, लेकिन महाराष्ट्र के लोकायुक्त का जो कानून है, सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त का कानून बनाया है, लेकिन आज जिस प्रकार के अधिकार लोकायुक्त को होने चाहिए वो अधिकार नहीं है। एक कानून मैंने भी स्वयं तैयार किया था, और अभी हमारे जो लोकायुक्त है जस्टिस कहलिया में, आप सभी लोग जानते हैं कि एक बड़े सेलिब्रेटेड जज रहे हैं, तो मैंने उनको ही कहा कि अब आप 3, 4, 5 महीने से काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि क्या अड़चने आती है, तो आप बताइए कि अब इस सिस्टम को सुधारने के लिए आपको क्या करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने लगातार चर्चा करके एक ड्राफ्ट उसका तैयार किया है, और मेरी अपेक्षा यह है कि इस अधिवेशन में, अभी जो जुलाई में अधिवेशन आएगा, उसमें उस ड्राफ्ट को मान्यता देंगे और महाराष्ट्र के लोकायुक्त को हम अधिकार देंगे। इस व्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं। दूसरी चीज हमने क्या की, महाराष्ट्र में हमने राइट टू सर्विसेज एक्ट, ये एक्ट हमने लाया, इसको मैच्योर होने में 2-3 साल लगेंगे, अभी धीरे धीरे सारी सर्विसेज उसके अंदर हम ला रहे हैं। और आपने सरकार ये जो पोर्टल हमने तैयार किया, इस पोर्टल पर अभी 150 सर्विसेज हमने ऑनलाइन की है। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर सही उपयोग हम करें और ह्यूमन इंटरवेंशन को खत्म करें, जितना कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो उतना
हम भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकते हैं। और 2 अक्टूबर तक हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 250 सर्विसेज ये ऑनलाइन होगी। और मैं ये स्वप्न भी देखता हूं और विश्वास है कि उसको पूरा भी करूंगा कि सारी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे और किसी को भी उन सर्विसेज को पाने के लिए सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। छोटी छोटी चीजें होती है। देखिए, महानगर पालिका में सबसे बड़ा करप्शन कहाँ होता है? बिल्डिंग प्लान में होता है। अब एक कितने होशियार लोग देखिए कि पिछले समय एक महानगर पालिका में उन्होंने ऑटोकैड की सिस्टम तैयार की, ऑनलाइन आप सारा वो नक्शा वक्शा उसमें डालो और हमने कहा चलो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, हम लोगों को जल्दी सारी चीजें मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली मिलेगी। फिर उसका जब थोड़ा अवलोकन किया तो ध्यान में कि चीजें तो बदल नहीं रही है। तो फिर पूछा क्यों नहीं बदल रही? तो बोले वो तो आप दे दोगे पर सारी एनओसी तो मैन्युअली लानी है। तो आपने वो जो आपका बिल्डिंग प्लान है उसको तो अपलोड कर दिया और उसके बाद एक एक एनओसी के लिए दर दर आप भटकोगे और फिर कैसे एनओसी मिलती है सबको तो पता है और फिर उस प्रकार से एनओसी लोगे तो इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। अभी हमने प्रयास ये शुरू किया कि एंड टू एंड 100% डिजिटल, कि जिसमें सारे जो अधिकारी है हम जब एक एप्लीकेशन करेंगे तो पैरेलली सबके पास वो जानी चाहिए। राइट टू सर्विसेज एक्ट के तहत उतने समय में उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आनी चाहिए और उसके अनुसार जो मेरिट होगा उसके आधार पर उसका निर्णय होगा। और अभी जितनी हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है जो बड़ी है उनके लिए तो नहीं, पर हमारे जो 17-18 छोटी है और फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स है, हमने उनके लिए कॉमन डीसीआर तैयार किया है। उस कॉमन डीसीआर को अब कंप्लीट एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हम ला रहे हैं कि जिसके चलते मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को हम कम कर पाएंगे। उसके एनालिटिक्स के माध्यम से हम ये भी पता कर पाएंगे कि इसके पास गई थी उसे क्यों रोकी या किसके पास ये चीजें रुकती है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार के इंटरवेंशंस इनको हम जरूर बदल सकते हैं। एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि ड्राउट टैक्स के मामले में कुल मिलाकर टैक्स जो कलेक्ट किया वो किया करीब 800-900 करोड़ रुपया और इस ड्राउट में अभी तक जो खर्चा किया वो करीब 6000 करोड़ रुपया और पूरा मिलाकर जब खर्चा होगा तो मेरे हिसाब से वो 8000 करोड़ रुपये तक होगा। तो जो ड्राउट का पैसा जमा किया वो तो खर्चा हो गया और उसके बावजूद आपने जो टैक्स में पैसा दिया जो नॉर्मल टैक्स में वो भी हमने वही खर्चा किया और उसकी भी अकाउंटेबिलिटी। अभी टैंकर्स चल रहे हैं, आपको पता है कैसे चलते हैं, पर इस बार ये प्रयास किया है कि टैंकर्स के ऊपर हम लोग जीपीएस सिस्टम रखें, उसका ट्रैकिंग करें, वो कब जा रहा है कैसे जा रहा है। अब देखिए, जब ये मुंबई महानगर पालिका का जो वो डिसिल्टिंग का घोटाला निकला और जिस समय ये सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आई, मैंने अजय मेहता जी को कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, ये तो बहुत गंभीर कंप्लेंट्स है। और अजय मेहता जी जब मेरे पास उसका रिपोर्ट लेकर आए कमिश्नर, तो पहले तो सबने कहा कि साहब घोटाला हो ही नहीं सकता, इस पे जीपीएस लगा हुआ है, सारा ट्रैकिंग हमने किया हुआ है। जब वो सारा घोटाले के पेपर्स को लेकर आए अपना, तो उसमें ध्यान में कि जीपीएस लगा था लेकिन ट्रक पे नहीं लगा था, मोटरसाइकिल पे लगा था। मोटरसाइकिल पे जीपीएस लगा के हमने कहा भाई इतनी बड़ी ट्रक इतने कम समय में यहां से यहां तक आई कैसे? अच्छा, जो ट्रक के नंबर है घोटालेबाज भी इतने, अब क्या कहें, नंबर भी स्कूटर के लिए, मतलब कितनी उनमें कॉन्फिडेंस था कि हमको कोई पकड़ नहीं सकता, ये सिस्टम हमारे हाथ में, ये कॉन्फिडेंस था उनके। और
मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं चलेगा, हमने उनके ऊपर एक्शन ली, जेल में गए लोग। पर मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है कि सिस्टम को हम अपने हाथ में ले सकते हैं, सिस्टम को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं हमको तोड़ने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार की संस्थाएं जब बनती है तो मूल रूप से आपका तो सारा मैक्सिमम इंटरेक्शन हमारे साथ होने वाला है और हमारे खिलाफ होने वाला है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो आप काम करेंगे हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम तो समाज का अंग है, समाज ने हमको उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो काम आप करेंगे वो हमारे काम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। वेरी गुड। और मेरा विश्वास है, जैसे हमने अभी सिडको में सारा काम चालू किया, तो हमारे संजय भाटिया जी अभी वो बीपीटी में गए, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। मैंने उनको कहा कि भाई ये सारा सिडको का काम इस प्रकार से कई आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई सिस्टम में बदलाव लाइए और कोई ऐसी चीजें कीजिए। उन्होंने ई गवर्नेंस तो लाया ही, पर साथ में एक बड़ी अच्छी बात ये की कि उन्होंने अपने पार्टनर के रूप में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लिया। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो जो चीजें वहां पर बताई, उन चीजों के चलते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से काउंटर ऑडिट है इस प्रकार की संस्था हो। तो मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आप भी अगर इस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम बीआईटी के माध्यम से करेंगे, तो मैं सरकार की ओर से खुले रूप से आपको निमंत्रण देता हूं कि एंटी करप्शन एक्टिविटीज में जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम आप कर सकते हैं, सरकार के साथ कीजिए। मैं केवल अंत में इतनी बात कहना चाहता हूं कि इंटरवेंशन जो होते हैं वो अगर केवल लैटरल इंटरवेंशन हम करें तो हम फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि लैटरल इंटरवेंशन जो है ये चीजों को प्रकट कर सकते हैं, गलतियों को प्रकट कर सकते हैं, पर वो समाप्त नहीं कर सकते। और प्रायः ये होता है कि हम लैटरल इंटरवेंशन करते हैं और उसके बाद उन लैटरल इंटरवेंशन के आधार पर हम बोलते हैं, उसके आधार पर हम लोग चर्चाएं करते हैं, उससे एक स्कैम बाहर आ सकता है पर सिस्टम नहीं बदल सकती। और इसलिए हमारा फोकस ये लैटरल इंटरवेंशन की जगह सिस्टम इंप्रूवमेंट पर अगर हो गया और कुछ अच्छी संस्थाएं सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए काम करना शुरू कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम प्रदेश को और देश को बदल सकते हैं। मैं ये मान्य करता हूं कि आज हमारे विकास में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो हमारी डिलीवरी सिस्टम है। एक जिले में जिस समय हमने ये प्रयास किया कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाए, तो केवल उतना करने से हमें ध्यान में आया कि 35% धान्य जो हम दे रहे थे ये मार्केट में जा रहा था, इसको लेने वाला एक्चुअल बेनिफिशियरी कोई नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि इंटरवेंशंस को इस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग करके सिस्टमिक चेंज करके अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैं वीआईटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आपका कोऑपरेशन, आपका कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ रहेगा। हम गलतियां करेंगे तो हमारे को जरूर आप सजा दीजिए, गलतियां करेंगे तो हमारे खिलाफ भी बोलिए, गलतियां करेंगे तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, उससे हमारी सरकार का काम सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।